हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम इसमें पेडागोजी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि हमने 500 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रखा है, उसका साथियों पार्ट 5 आज हम लेकर के आए हैं। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने के बाद। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि साथियों आप पेन और पेपर की लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि साथियों आज मैं आपके लिए इतनी धांसू ट्रिक पेडागोजी के क्वेश्चन की बताने वाला हूं, जिससे आप जो है केवल इन्हीं प्रश्नों के लिए नहीं, बहुत सारे और प्रश्नों के लिए भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, शिक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन मतलब कथन पहला है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। तीसरा है, शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। और चौथा है, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर के लिए लगाइए साथियों। तो साथियों आपने ऑप्शन लगा दिया होगा। अब मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आप किस तरीके से लगाएंगे। देखते हैं सबसे पहले को क्या है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सही बात है साथियों, शिक्षण में हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कि हमें बच्चों के लिए क्या है कि उनके ज्ञान में वृद्धि करनी है, उनके लिए सृजनात्मक बनाना है और उनके व्यवहार में परिवर्तन हमारे लिए लाना है। यानी ये जो है हमारा शिक्षण की विधि का उद्देश्य जो है ना, विशेषता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। कैसे साथियों, शिक्षण विद्यालय में भी होता है, यानी बच्चों के लिए विद्यालय में भी सिखाया जाता है। और बच्चे जो है अनौपचारिक रूप से, जैसे कि माता पिता से, समाज से और अपने बुजुर्गों से, सभी से जो है सीखते हैं। और आज के समय में एक जो है सोशल मीडिया भी अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है बच्चों के लिए सीखने के लिए, जो कि क्या है एक अनौपचारिक तरीका है सीखने का। ठीक है। और शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। सही बात है साथियों, शिक्षण में क्या है, शिक्षण के शिक्षक के विभिन्न कौशलों का होता है इसमें समावेश। जैसे कि शिक्षक पुनर्बलन देता है बच्चों के लिए, है ना, पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कराता है, यानी कौशल जो है शिक्षक के अंदर होने चाहिए। और साथियों ये क्या है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। कैसे साथियों, आपने पढ़ा होगा स्किनर की परिभाषा। ठीक है, साइकोलॉजी में आपने पढ़ी होगी स्किनर की परिभाषा। क्या कहता है स्किनर कि शिक्षण क्या है कि सिखाना एक कला है और सीखना एक विज्ञान है। ठीक है, ये उनकी परिभाषा से ही निकल कर के आता है, यानी ये भी एक शिक्षण की विशेषता है। यानी तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, सभी हो जाएगा, यानी सभी कथन जो सही है ये वाला, यानी बी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो साथियों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। पर्यावरण ही शिक्षक है। ठीक है, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये कथन किसका है, ये आपके लिए बताना है। ऑप्शन ए है थॉमसन का है, बी प्याजे का है, या फिर स्किनर का है, या फिर जॉन डूवी का है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपके लिए बताता हूँ कि पर्यावरण ही एक शिक्षक है और शिक्षा का कार्य क्या है, छात्र को उसके अनुकूल बनाना। ये क्या है, शिक्षा का कार्य है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है थॉमसन की। ठीक है, थॉमसन की ये परिभाषा है। ठीक है, ये एक परिभाषा है, इसके लिए आप याद कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आज मैं करा रहा हूँ, इनके लिए आप जो सही सभी के लिए तैयार कर लें। ठीक है, ये हो सकता है आपके जो 5 जुलाई को आपके एग्जाम होने वाला है। और साथियों मैं आपके लिए बता दूं कि आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हमारा एग्जाम 4-6 महीने तक नहीं होगा। ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि क्या है कि जो नीट है ना, नीट उसकी साथियों एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, नीट की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है ना। तो नीट की अगर एग्जाम डेट आ गई है तो अपने जो है सीटेट का एग्जाम भी जुलाई में ही हो जाएगा, क्योंकि नीट की एग्जाम डेट आई है जुलाई की। ठीक है, तो उम्मीद है अपना भी एग्जाम, और उम्मीद क्या साथियों हो ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप अगले प्रश्न के लिए, देख लेते हैं क्या है तीसरा। निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता। ऑप्शन ए है, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। बी है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण एवं मनुष्य की क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाता है। सी है, यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित, साथियों इसमें क्या है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप लगा लीजिए नहीं, विकसित नहीं करता है। ये आप यहाँ पर लगा लें, कहाँ पर, विकसित नहीं करता है। ठीक है, ये हो जाएगा सी। और चौथा हो जाएगा, यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स अब देखिए आपके लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ नेगेटिव पॉइंट से आंसर कैसे छांटते हैं। पेडागोजी में साथियों कुछ टेक्निक होती हैं, उन्हीं टेक्निक से सभी प्रश्नों के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट आप देखिए। ठीक है, तो क्या देखना है हमारे लिए, महत्व को
नहीं दर्शाता, पर्यावरण के महत्व को नहीं दर्शाता, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए नागरिक चेतना को बढ़ाता है पर्यावरण शिक्षण, सही बात है। ठीक है, ये सही है। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम पर्यावरण में मनुष्य की और पर्यावरण की अंतर क्रियाओं के द्वारा ही हमें ज्ञान मतलब हम सीखते हैं ना। और सी क्या है कि यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित नहीं करता। अब देखिए साथियों, ये गलत है ना, नहीं करता, ये तो करता है ना, समझ को विकसित करता है, तो यही हो गया नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, और इसी से आप लगा लेंगे, और नेगेटिव ही हमारे लिए देखना क्योंकि नहीं देखना है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी फॉर चेन्नई। चौथा कथन आपके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपके लिए प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। बी है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। सी है शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। और डी है उपरोक्त सभी। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा वास्तविक। अब देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर देखना, वही मैंने बताया आपके लिए नेगेटिव पॉइंट आप जो है देखिए, और आपके लिए नेगेटिव पॉइंट ना मिले तो आप उस तरीके से आंसर लगाइए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से देखना है कि कौन सा उद्देश्य संबंधित है, यानी देखना हमारे लिए है। ठीक है, अब देखना शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करता है, सही बात है साथी। पर्यावरण शिक्षण आप कराओगे, जैसे कि साथियों क्या है कि पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इनकी बच्चों के लिए जानकारी नहीं होगी तो वो जो है कैसे आगे के लिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित करने के लिए अपना जो प्रतिबद्ध होंगे, है ना, तो ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, आप देखिए यानी सामाजिक मूल्यों की जानकारी दीजिए, आप उनकी जो भावनाओं का विकास कीजिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है ना, ये करना चाहिए पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, और क्या है शिक्षार्थियों को उनके प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी साथियों क्या है कि आप ये तो साथियों क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट का करा रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो चाहे और कोई भी हो, अगर बच्चा जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यवहार में परिवर्तन होगा और बच्चा अच्छी तरह से अधिगम करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं आपके लिए देखना है साथियों, नहीं आए तो आप उसके लिए पहले टिक कर लें, तभी आपका प्रश्न जो है सही से सही हो जाएगा, है ना। देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। बी है मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना। और सी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना। और डी है प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए साथियों। फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पर आंसर देखिए, अब आप देखिए नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आप देखिए इसमें कौन सा है, कौन से विकल्प में है, वो ही आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए साथियों आप ऑप्शन नंबर 3 के लिए देखिए, आप सीधे आप अटैक कीजिए प्रश्न पर। कैसे, अब देखिए इसमें रटकर याद करना, ये रटकर याद करना आपके लिए मिल जाए ना तो आप समझ लीजिएगा ये ही कहीं ना कहीं खतरनाक है। ठीक है, अब रटकर आप बच्चों के लिए अगर याद कराओगे तो ये तो गलत है ना, रटकर थोड़ा याद कराया जाता है, मतलब समझाया जाता है बच्चों के लिए, उनके भाव मतलब जो है उनके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, पूर्व ज्ञान से जोड़िए। ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर बच्चों के लिए सिखाया जाता है, ना कि रटने की जो है अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, तो यही है नेगेटिव पॉइंट और इसी से आपके लिए मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यानी यही हमारा उद्देश्य नहीं है, यानी यही हो जाएगा सी फॉर चेन्नई आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या है। छोटा कर देता हूँ साथी थोड़ा, जिससे आपको जो पूरा दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल जैसे कि पेट्रोल डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशलों या फिर कौशल का विकास करना चाहती है। पहला है अवलोकन करना, दूसरा है पहचानना, और तीसरा है जानकारी इकट्ठा करना, और चौथा है रिकॉर्ड करना या फिर लिखना। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर।
फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बताइए क्या। तो अब देखिए आप जो है, सुनैना ने कहा, क्या कहा कि आप तेल से चलने वाले वाहन और तेल से ना चलने वाले वाहन, ठीक है, पेट्रोल डीजल से, उनका जो है आप वर्गीकरण कीजिए और उनके लिए नोट कीजिए। ये किसने कहा? ये कहा सुनैना ने, ठीक है। तो इससे बच्चों में क्या कौशल डेवलप होंगे, ये आपके लिए देखना है। अब साथियों, अगर बच्चे अपने दिमाग से इसे सोच कर लिखेंगे कि क्या होगा, तो ये अवलोकन करेंगे, इसका मतलब सही बात है, तो अवलोकन होगा। पहचानेंगे कि क्या ट्रक इसमें आते हैं, कि ट्रॉली आती है, या फिर ट्रैक्टर है ना, या फिर बसें, या फिर छोटी कारें। तो इसमें पहचान भी बच्चों को हो जाएगी, कौन कौन से डीजल से चलते हैं और कौन कौन से पेट्रोल से चलते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे इतना करेंगे तो जानकारी भी उनके लिए इकट्ठी होगी, है ना। और क्या है, रिकॉर्ड तो उसने पहले ही कह रखा है कि लिखना है ना, तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हैं सही हैं, और जिसमें सभी कौन सा है, तो डी। डी में आपके दिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। साथियों आज मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आज लेकर के आ जाऊँ कितने, तो 15 प्रश्न, ठीक है। ये 15 ही प्रश्न नहीं है, ये 15 प्रश्न आपके बहुत सारे प्रश्नों के लिए सॉल्व करा देंगे, है ना। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपके लिए, वो आप यहाँ पर लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति निम्न में से किस कौशल का विकास होगा, ठीक है। बताइए, ऑप्शन ए है अवलोकन करने का, बी है वस्तुओं के विभेदीकरण करने का, और सी है वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का, और डी है पूर्व अनुमान लगाने का। बताइए साथी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपके लिए बताता हूँ जड़ शाखा का एक नियम, ठीक है। जड़ शाखा का नियम आप यहाँ पर लगाएंगे, उससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि अब उसने बगीचा भ्रमण किया है ना प्रीति ने, और पत्तियों के लिए देखा, और अपनी नोटबुक में जो इंपोर्टेंट पॉइंट उसने देखे वो नोट करने की बात जो है कही, है ना। तो अवलोकन करेगी, सही बात है, अवलोकन होगा, इससे अवलोकन करा होगा तभी तो होगा, है ना। और वस्तुओं में विभेदीकरण की, कौन कौन से वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्षों की पत्तियां किस तरीके की हैं और उनमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे साथ ही मैं आपको बताऊं, जैसे पेड़ है, कोई भी पेड़ हो, उसकी पत्तियों का क्या काम है, तो वृक्ष के लिए भोजन तैयार करना, है ना। भोजन बनाने का कौन करता है काम, तो पत्तियां, पेड़ की पत्तियां करती हैं, ठीक है। अब ये भी सही है। अब इसमें देखिए आप तीसरे पर जाइए, तो वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण, ठीक है। अब तुलना करेगा तो अवलोकन की आवश्यकता होगी, ठीक है, और वर्गीकरण में विभेदीकरण शामिल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ ए और बी से, ठीक है। तो इसमें हालांकि ऑप्शन ए और बी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या है ये, जड़ और शाखा का नियम से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन आ गए, ए और बी, कौन से में, सी में। तो सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। और डी की अगर हम चर्चा कर लें, तो पूर्वानुमान की यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संगमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है। ऑप्शन ए है महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, बी है लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है, सी है सरकार अब उदार हो गई है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ समझाता हूँ, देखो कैसे करके। अब आप इसमें देखिए, महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, ये साथी कोई बात नहीं हुई। महिलाएं पहले भी बहादुर थीं और अभी भी बहादुर हैं, है ना। तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है, यही साथी सही है। इसमें ये नहीं है कि महिलाएं अब ज़्यादा मतलब बहादुर हो गई हैं, महिलाएं जैसे पहले थीं अब भी हैं, लेकिन क्या है, हमारे संसार की, जो हमारे समाज की रूढ़िवादिता है, लैंगिक की, महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, इस वजह से महिलाओं की ज़्यादा सम्मान जो है नहीं दिया जाता है। आज के समय भी है ऐसा, है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन जो है सरकार भी दूर कर रही है, और हम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये भी हम दूर कर सकते हैं समस्या के लिए, ठीक है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जो क्या है कि जो मेल फीमेल की बात है उसके लिए दूर करने की बात कह रही है ना, संघमित्रा, ठीक है। सरकार उदार हो गई है ऐसा कुछ नहीं है ना, ये भी गलत है, ये भी क्या है कि नेगेटिव पॉइंट है, तो इसे नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि क्या जानवर सांस लेते हैं, दूसरे पूछता क्या जानवर भोजन करते हैं,
क्या जानवर हमारे काम आते हैं? उपरोक्त प्रश्न के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए संवेगात्मक, बी है वर्गीकरण और सी है अवलोकन और डी है चिंतन। ठीक है, जड़ और शाखा का नियम आप याद रखिए और ऑप्शन के लिए लगाइए। ठीक है, तो साथियों देखिए अब आप इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या संवेगात्मक हो जाएगा? तो साथियों इमोशन की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, सीधी सीधी बच्चे के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बन रही है इसकी बात जो है चल रही है। इमोशन यानी संवेग। ठीक है, संवेग का कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण भी नहीं है क्योंकि अलग अलग जानवरों की बात नहीं हो रही। मतलब क्या है कि ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये कैसा जानवर है वो कैसा जानवर है ना, वर्गीकरण की कोई भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, यानी बी भी आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, आगे है अवलोकन और डी है चिंतन। ठीक है, तो अवलोकन और चिंतन में आप देखिए जड़ और शाखा नियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, चिंतन में अवलोकन शामिल है। ठीक है, चिंतन जड़ है और अवलोकन शाखा है ना, तो आप लगाएंगे चिंतल वाला आंसर कौन सा, डी। ठीक है, डी आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। चिंतन की बात कर रहा है कि क्या जानवर सांस लेते हैं, क्या भोजन करते हैं, क्या हमारे काम आते हैं, ये बच्चा सोचे और बताए। ठीक है, ये कौन कर रहा है, रविकांत काम जो है पढ़ाते समय कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 10 शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। और बी है शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। सी है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है। और डी है शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। अब फ्रेंड्स आप इसमें देखिए क्या है, प्रश्न से रिलेट करिए आप ऑप्शन के लिए। ठीक है, तभी आप जो है इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन ए क्या है, शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं, ये इससे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, आगे क्या है आप देखते हैं कौन सा, ये बी नहीं है, बी क्यों नहीं है और सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण ये देख रहे हैं क्या, शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। अब देखिए साथियों कि समाज की पर्यावरण में यानी इसमें क्या है, प्रश्न में कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, संवेदनशीलता की कोई भी बात मतलब जो है कि समाज की कोई बात नहीं की गई। तो सामाजिक क्या है, सामाजिक परिवेश नेगेटिव पॉइंट है, इसे हटाओ। ठीक है, और इसमें भी सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है, इसे भी आप हटा दें। ठीक है, और शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होंगे, ये भी हमारी यहाँ पर बात नहीं करी गई है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं संवेदनशीलता, इसमें भी आई है संवेदनशीलता, ऑप्शन ए में भी आई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जड़ और शाखा का नियम, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। कल्पना परक बनने या पूर्व अनुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या होता है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। ऑप्शन बी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं। सी है व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है। और डी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स अब आपके लिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप कल्पना परक या पूर्व अनुमान, ठीक है, तो क्या है कि आप बच्चों से कल्पना करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं कि बच्चा सोचे, बच्चा चिंतन करे, है ना। और क्या है जो वास्तविक जीवन की जो चिंताएं हैं उनकी आप जो है बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि अब पर्यावरण की अगर हम बात करें, है ना, तो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिससे क्या है आगे हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या है कि पानी का जल स्तर बढ़ेगा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये एक चिंता का विषय है और यही हम बच्चे को बताने की बात जो है कर रहे हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इसी हिसाब से सही हो गया। अब देखते हैं बी क्यों नहीं है। ठीक है, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं। ठीक है, ये इसमें बात नहीं हो रही क्योंकि देखो कल्पना परक एवं पूर्वानुमान की बात चल रही है। ठीक है, तो यानी क्या चिंतन की कहीं ना कहीं बात चल रही है, कहीं ना कहीं की बात चल रही है कि बच्चा दिमाग में अपने डाले और जो है कल्पना करे, है ना, संकल्पना अपने दिमाग में बनाए। ठीक है, तो अवधारणा की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, नियम की कानून की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, और व्यवहारिक कौशल, तो व्यवहारिक कौशल भी नहीं होगा क्योंकि हमने बताया ना कि क्या है कि कल्पना परक पूर्वानुमान, है ना, तो ये चीज़ जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है परिवार और सी है पुरस्कार एवं दंड और डी है समाज।
बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आंसर। अब देखिए व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं, जो व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, और परिवार मतलब बाहरी कारक क्या होते हैं, जो बाहर से आते हैं। जैसे अब हम इसमें देखते हैं तो अभिप्रेरणा। अब देखिए अभिप्रेरणा क्या है साथियों बताइए, या फिर परिवार क्या है, परिवार बाहरी है ना, परिवार बाहरी है, ठीक है। परिवार हमारे अंदर थोड़ा ही परिवार के सदस्य होते हैं जो बाहर से हमें प्रेरित करते हैं, है ना। और क्या है कि पुरस्कार या फिर दंड, तो ये भी बाहर से आता है ना। और समाज क्या है, ये भी समाज भी बाहर है। और हमारे लिए देखना व्यक्तिगत कारक जो व्यक्ति के स्वयं से हो, ठीक है। अभिप्रेरणा यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि अभिप्रेरित व्यक्ति स्वयं से होता है, ठीक है। जब तक उसके अंदर की खुद की इच्छा नहीं करेगी, खुद से वो अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक जो है अभिप्रेरणा नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। खोजने की क्रियाएं या व्यवहारिक क्रियाएं, ठीक है, क्या है कि बच्चों को शब्दावली एवं परिभाषाएं सीखने में मदद करती हैं। बी है बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सी है बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं। और डी है बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती हैं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बताऊं आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है। तो ठीक है देखते हैं क्या है। अब देखिए क्रियाएं या व्यवहारिक क्रियाएं, ठीक है, खोजने की क्रियाएं या फिर व्यवहारिक क्रियाएं, ठीक है। अब आपके लिए लगाना है आंसर। तो बच्चों की शब्दावली एवं परिभाषाएं सीखने में मदद करती हैं। अब आप कर रहे हैं खोजने की बात कर रहे हैं, है ना, यानी बच्चा खुद से कुछ सर्च करे, खुद से कुछ समझे, है ना। तो यहाँ पर सीखने की यानी ये क्या है कि रटने की, परिभाषाएं रटने की बात कर रहा है ये ऑप्शन। और ये कि इसमें जो है नहीं कहा गया है ना, इसमें क्या कहा गया है कि व्यवहारिक क्रियाएं, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट आपके लिए देखना, ठीक है। और बच्चों के ज्ञान विस्तार में के लिए सूचना प्रदान करती हैं, ठीक है। अब सूचना क्या साथियों कि नॉर्मल एक जानकारी बच्चा प्राप्त कर ले, एक ज्ञान ऐसे जैसे किताबी ज्ञान की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें चलिए कि संज्ञानात्मक कौशलों का विकास। अब देखिए यानी कौशल की ही तो हम जो है चर्चा कर रहे हैं। आज की हमारी जो एनसीएफ है वो क्या कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करिए, यानी बच्चा जो है व्यवहारिक ज्ञान के लिए ज़्यादा प्राप्त करे, जिससे वो अपने जीवन में उसके प्रयोग जो है कर सके, है ना। तो इसी की जो है बात इसमें खोजने की क्रियाएं जो है करेंगे, ठीक है, व्यवहारिक क्रियाएं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। और शारीरिक विकास की कोई भी बात प्रश्न में नहीं करी गई है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 साथ ही ये प्रश्न मैंने करा दिया है ना, प्रश्न नंबर 3। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 14, ठीक है। क्या है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, ठीक है, ये क्या है अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं आपके लिए देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं का ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखकर सूचना दर्ज करना। और सी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और डी है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ठीक है। साथियों आप इसमें देखिए नेगेटिव पॉइंट और आप आंसर के लिए लगाइए, ठीक है। तो साथियों आपने आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। अब साथियों क्या है आप देखिए इसका आंसर मैं आपके लिए बताता हूँ और एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए आप सी ऑप्शन पे चलते हैं सीधे, ठीक है, सीधे अटैक इस पर करते हैं। केवल केवल जहाँ पर आपको दिखेगा वो आपका आंसर जो है साथियों गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। केवल वाला जो है हम इसके लिए पर्यावरण जैसे इसमें अध्ययन की शिक्षा क्या उद्देश्य नहीं है या फिर जो है, ठीक है। तो केवल इसी जो केवल आपके लिए दिख रहा है ये जो है यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कैसे, क्या मतलब क्या है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर अगर ध्यान देगी शिक्षिका तो क्या है गलत है ना। बच्चों के सभी पक्षों पर जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्या है कि क्रियात्मक पक्ष, सभी पक्षों पर ध्यान देना जरूरी होता है। और कुछ केवल कुछ पक्षों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो उद्देश्य वो नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं वाला सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए पूर्व अवलोकन यानी पूर्व आकलन करिए, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़िए, ठीक है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं का ध्यान रखिए कि बच्चा कहाँ तक सीख सकता है ना। अब जैसे कोई मान लो कि मंदबुद्धि बच्चा है, ठीक है। अब आप उसके लिए जो सभी बच्चों पर जो है कि विधि का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण विधि का प्रयोग, वो ही आप अगर उस पर करेंगे बच्चे की समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और तो क्या है संबंधित गुणात्मक उल्लेख का जो है साथियों ये भी हमें विकास जो बच्चों में करना होता है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं जो कि हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथियों।
आप बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, बी है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, और सी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और डी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आपका देखिए अब आंसर क्या है कि समुदाय सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये देखना है हमारे लिए क्यों है ये, है ना। ये है एक बहुत सस्ता, यार सस्ता की साथियों इसमें क्या लेना देना है ना, ये गलत है। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है, क्योंकि समाज है, समाज में हम रहते हैं तो उपलब्ध हो ही गया, आसानी से उपलब्ध होता है, सही है। इसमें समझदार बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, सही बात है, क्योंकि समाज है, होंगे, शामिल हो सकते हैं ना। और अगला ऑप्शन क्या है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पर आप लगाइए जड़ शाखा का नियम जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है समाज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब उसमें चाहे बुजुर्ग हों, ठीक है, चाहे वो आसानी से उपलब्ध हो, इससे ये जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। तो साथियों उम्मीद है कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। साथियों सीटेट की तैयारी करते रहिए, और साथियों क्या है कि आप इसके लिए पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपके लिए ये पूरा मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।